Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our another episode of Daily Newspaper Video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी आर्टिकल्स को इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो आज है 20th मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। बेसिकली ये एक फॉलो ऑन आर्टिकल है। हमने देखा लास्ट वीक किस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई किए एंड जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशंस फाइल हुई रिलेटेड टू द स्टे ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसे लेकर न्यूज़ ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को 9 अप्रैल को सुनेगा। तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जो पिटिशंस डाली गई हैं। द मेन कॉज किस वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर पिटिशंस डाली गई हैं, क्यों कुछ लोग इसकी स्टे की डिमांड कर रहे हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देन वी गोना टॉक अबाउट फोर्स्ड लेबर। नाउ फोर्स लेबर की डिस्कशन इसलिए है बिकॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 27.6 मिलियन पीपल दे आर एंगेज्ड इन फोर्स लेबर। तो हम यहाँ पे फोर्स लेबर का क्या सिनेरियो है और वो कौन कौन सी स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लेबर हो रही है और कितना प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है इन फोर्स लेबर से, इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करेंगे। बिकॉज टू स्टॉप फोर्स लेबर ये एक हमारा एक बहुत बड़ा एम है, चाहे वो हम लेबर राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसीलिए रियल पिक्चर क्या है वो इस रिपोर्ट ने हमारे सामने प्रेजेंट की है। तो दैट विल सी विद रिस्पेक्ट टू फोर्स लेबर एंड देन विल सी लगातार लद्दाख इज डिमांडिंग फॉर द स्टेटहुड और हम देख रहे हैं कि किस तरह लद्दाख में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो कुछ रीसेंट अपडेट आया है हमारे पास लद्दाख से, वो फॉलो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दैट वाई लद्दाख इज प्रोटेस्टिंग फॉर द स्टेटहुड। क्या है इस पूरी प्रोटेस्ट के पीछे, स्टेटहुड मिलने से क्या होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट केस। अलॉन्ग विद दिस हम इजराइल और गाज़ा वॉर को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या है वो स्टेटमेंट, वो भी यहाँ पे जानेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरे एंड तक देखिएगा टू कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। देखिए हमारे पास अगर हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। देखिए जब भी हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि इंडिया में जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं स्पेशली फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब आप देखिए इन तीनों कंट्रीज़ में क्या कॉमन है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या कॉमन है दैट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ दीज आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, मतलब यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में ये कहा गया कि इन कंट्रीज़ से अगर कोई इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आए हैं जो कि किन रिलीजन से बिलोंग करते हों, अगर तो वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या फिर क्रिश्चियन हो, इन 6 रिलीजन्स की बात की गई, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, ये जो नॉन मुस्लिम रिलीजन्स हैं, अगर इन रिलीजन्स के लोग अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर इंडिया में आए हैं तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आता है। और रिसेंटली हमने देखा कि 2024 में जो रूल्स हैं वो नोटिफाई किए गए जिससे कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन देखिए हालांकि जैसे ही अगर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत सारी पिटिशंस जो हैं वो डाली गई हैं ना, एक बेसिक जो चीज़ है वो एक्ट एक क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। कुछ एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि ये जो एक्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। कौन सा फंडामेंटल राइट? तो यहाँ पे आर्टिकल 14
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 विच इज़ बेसिकली राइट टू इक्वालिटी। तो ये कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 हमारे राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है एंड जिसे लेकर इसे चैलेंज किया जा रहा है इन द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़े हुए आर्ग्यूमेंट्स और इन पिटिशंस को 9th ऑफ अप्रैल को सुनेगी। तो हम तब जानेंगे कि क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट। सो तब हम और डिटेल में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या जजमेंट देता है, क्या डिसीजन लेता है। सो 9th ऑफ अप्रैल के दिन जब हमारी ये वीडियो आएगी तब इसको डिटेल में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम बात करेंगे फोर्स लेबर के बारे में। ना फोर्स लेबर को लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है। सबसे पहले इस रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को टाइटल दिया गया प्रॉफिट्स एंड पावर्टी। इस रिपोर्ट का टाइटल था प्रॉफिट्स एंड पावर्टी, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस रिपोर्ट को किस तरह प्रेजेंट किया गया है। इसमें ये दिखाया जा रहा है, देखो सपोज करो कि फोर्स लेबर नहीं हो रही है, कोई इंडिविजुअल है, वो कोई वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसे उस काम के बदले पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब वही फोर्स लेबर की कंडीशन आ जाती है तो फोर्स लेबर में जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उसका पैसा उन्हें नहीं मिलता, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उन तक नहीं पहुंचता। तो इसका इकोनॉमिक्स क्या है फोर्स लेबर की, किस तरीके से जो लोग फोर्स लेबर करवा रहे हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ को भी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। द प्रॉफिट्स एंड पावर्टी, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स लेबर, रिलीज़ किसने किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए वैसे भी ILO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड वहाँ से एक स्पेशलाइज एजेंसी से ये रिपोर्ट आना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर देखा जाए हर साल फोर्स लेबर की वजह से जो प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं दैट इज़ वर्थ $36 बिलियन। $36 बिलियन पर ईयर के प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं फ्रॉम फोर्स लेबर ओनली। और अगर हम 2014 से कंपेयर करें तो फोर्स लेबर से जनरेट होने वाले प्रॉफिट्स में 37% का इंक्रीज हुआ है। मतलब हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतनी कन्वेंशंस लेकर आ रहे हैं कि सेफ गार्ड किया जा सके, फोर्स लेबर ना हो, लेकिन 2014 के कंपैरिजन में जो ये प्रॉफिट्स हैं ये इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो इसका मतलब तो ये है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ पीपल जिन्हें कि फोर्स लेबर में डाला जा रहा है ये नंबर भी इंक्रीज़ हुआ है, और साथ ही में जो इनकी एक्सप्लॉयटेशन से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिट भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। एंड इन सर्वेज में जो वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग उनको वर्कर्स के अंदर ये सर्वे किया गया, एंड स्पेशली द इंडियंस हु आर वर्किंग इन द अरब कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो इसमें ये खास तौर पे बात की गई कि किस तरीके से प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स जो ट्रैफिकर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। मतलब एक विक्टिम के कंपैरिजन में जो ट्रैफिकर्स हैं दे आर अर्निंग अराउंड $10,000 पर विक्टिम ऑफ फोर्स लेबर। एंड इससे पहले ये कम था, इससे पहले ये कुछ $8,000 के पर्सपेक्टिव में था। लेकिन आप देखें ये सिनेरियो और वर्सन अप होता जा रहा है, फोर्स लेबर का नंबर बढ़ता जा रहा है। एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इलीगल प्रॉफिट्स जनरेट किए जा रहे हैं फोर्स लेबर से, वो सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं यूरोप में। यूरोप में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉफिट जनरेट होता है फ्रॉम फोर्स लेबर, फॉलोड बाय सेंट्रल एशिया, followed by Asia, and then there is Pacific area, then there is Americas मतलब North America and South America, then there is Africa, and then there is Arab states। तो ये चीज़ देखिए, यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम दी फोर्स्ड लेबर। एंड इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी इंश्राइन किया गया कि जो फोर्स लेबर है वो सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में मोर देन 2/3 इलीगल प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं।
and only 27% is coming out of the privately imposed labor. तो ये भी आप देखिए, commercial sexual exploitation में forced labor, 73% of the profits are coming from there as compared to the private imposed labor. तो ये कुछ जो सिनेरियोज हमारे सामने आए हैं कि ये जो इलीगल प्रॉफिट है ये क्या है. जो वेजेस राइटफुली बनती थी उस पर्सन की जो काम कर रहा है, जो वर्कर है, उनको वो वेजेस दिए बिना इट इज़ रिमेनिंग इन द हैंड ऑफ द एक्सप्लॉइटर ओनली. दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय द इलीगल प्रॉफिट. तो ये एक साइकिल बन गई है ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन. एंड फोर्स्ड लेबर इज hinting towards that. Forced labor strikes at the human dignity, the very heart of human dignity. अरे भाई 2021 में 27.6 million people they are engaged in forced labor. ये डाटा अपने आप में इस साइकिल को शो करता है, the cycle between the poverty and the human dignity which is being exploited because of the forced labor. So very important. हमारे मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसीलिए इस तरह का डाटा और क्या करंट सिनेरियो चल रहा है ये पता होना ज़रूरी है. आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लद्दाख की. नाउ लद्दाख में बीते कुछ समय से स्टेटहुड को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है. पीपल आर प्रोटेस्टिंग. इवन अ फेमस पर्सनैलिटी इन लद्दाख, सोनाम वांगचुक, इज प्रोटेस्टिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑफ लद्दाख. और आज न्यूज़ इसलिए आई है कि 10,000 लोगों ने ये एग्री किया है दैट दे विल मार्च फ्रॉम लद्दाख टूवर्ड्स द बॉर्डर एरिया, और वो उन एरियाज़ की तरफ जाएंगे जिन एरियाज़ को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है. वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले हमारे पैस्चर्स जाते थे लेकिन अब उन्हें जाने नहीं दिया जाता. तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए दे आर गोना हैव अ प्रोटेस्ट. लेकिन जो मेन आइडियोलॉजी है इस पूरी चीज़ की, दैट इज़ द रीजंस फॉर द लद्दाख स्टेटहुड प्रोटेस्ट. जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें बार बार ये बात हो रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स चाहिए. आज भी आप देखिए इस पिक्चर के नीचे यही लिखा हुआ है दैट दे आर सीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख. तो क्या रीजंस हैं इस चीज़ को समझिए. देखिए ये प्रोटेस्ट की शुरुआत आज से नहीं हुई. जब से आप जानते हैं कि हमारे पास 2019 में सेपरेशन होता है लद्दाख का फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और यूटी बन जाती है लद्दाख. आर्टिकल 370 की डाइल्यूशन होती है जिसके बाद लद्दाख यूटी को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तब से ही इन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई. जो लद्दाख के लोग हैं दे आर वरिड कि कहीं उनकी आइडेंटिटी, उनके रिसोर्सेज लूज ना हो जाएं, कहीं गुम ना हो जाएं, और ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म ना कर दे. इस डर की वजह से वहाँ के जो रीजन है वो नॉन लोकल एरिया से डरना शुरू हो गए कि अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, नॉन लोकल लोग अगर यहाँ पे आकर सेटल डाउन हो जाते हैं तो इससे लद्दाख की जो डेमोग्राफी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और लद्दाख का ये जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, ये ख़त्म हो सकता है. तो लोकल कंसर्न्स बड़े रेज हुए. And before even reorganization, Ladakh had a representation in Jammu and Kashmir Assembly. लेकिन उसके बाद अब currently there is lack of political representation and job crisis on top of that है, जिसकी वजह से locals के अंदर एक unrest जो है वो खड़ा हो चुका है. Locals are demanding for job security, land rights and their cultural protection. They demand कि लद्दाख को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए. तो इसको लेकर देयर इज़ अ वाइड ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हु आर सेइंग कि लद्दाख को एक फुल फ्लेज लेजिस्लेचर मिलना चाहिए. 6th शेड्यूल के अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलने चाहिए. उनके लिए लेह और कारगिल की सेपरेट लोकसभा सीट्स होनी चाहिए एंड प्लस लोकल्स को जॉब्स में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए. तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं अंडर 6th शेड्यूल. अब जब हम 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए है कि लद्दाख की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि लोकल्स को कंसल्ट किया जाएगा बिफोर एनी बिग डिसीजन. अब देखो 6th शेड्यूल की डिमांड इसलिए भी हो रही है बिकॉज 80% लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे ट्राइबल्स हैं. तो इसीलिए दे आर आस्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स.
अच्छा, एक एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न भी बहुत चल रहा है। जब से लद्दाख यूटी बना है, लद्दाख हैड नॉट सीन एनी गेजेटेड जॉब ओपनिंग्स, जिसकी वजह से देर इज़ डिमांड कि लद्दाख को पब्लिक सर्विस कमीशन मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर रीजन में। तो 6 शेड्यूल की डिमांड है। अब आप जानते हो, पॉलिटी में पढ़ते हो कि 6 शेड्यूल में जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 शेड्यूल में डाला जाता है उन एरियाज़ को, और वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके राइट्स को सिक्योर किया जाता है। तो यही सेम डिमांड लद्दाख की आ रही है, एंड इसी को लेकर लगातार लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। मूविंग अहेड, हम बात करेंगे, हमारे पास एक केस आया है, नॉट अ वेरी बिग थिंग टू नोट। एक बस यहाँ पे एक एक्ट का हमने जिक्र करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बाबा रामदेव को ये नोटिस दिया है कि वो पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में आकर अपीयर हों ऑन दी कंटेम्प्ट केस, जो कि बेसिकली पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कि क्या हो रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, और बेसिकली किस चीज़ को वायलेट किया जा रहा है। एंड वी आर डिस्कसिंग दिस टू ओनली नो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारा कौन सा एक्ट वायलेट होता है। सो वी हैव दिस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसमें ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को लेकर, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स को लेकर एक एक्ट बनाया गया इन 1954 कि भाई जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, ये खा लीजिए, इससे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ठीक है, ये जूस पी लीजिए, आप जो पढ़ेंगे वो सब आपको याद रहेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर होती है तो उसे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट कवर करता है 1954 का, और उसकी वॉयलेशन के तहत ये पूरा केस चल रहा है। तो जस्ट ये बताने के लिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। लास्टली बात करेंगे इज़राइल और गाज़ा वॉर की। तो यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि इज़राइल और हमास और ये गाज़ा का जो वॉर चल रहा है, इसमें इज़राइल ने पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि किसी भी तरह से गाज़ा को ह्यूमैनिटेरियन एड ना पहुंच जाए, उन तक मदद ना पहुंच जाए, और दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड उनकी जो मिलिट्री है वो ऑफेंसिव होती जा रही है, जिसकी वजह से गाज़ा में स्टारवेशन की कंडीशन खड़ी हो चुकी है। फेमाइन आने वाला है, वहाँ पे भूखमरी है, खाना ही नहीं है खाने के लिए, एड ही नहीं पहुँच रही है। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा दैट इज़राइल मे बी यूजिंग स्टारवेशन एज द वेपन ऑफ वॉर, और अगर स्टारवेशन आप कॉज कर रहे हैं और स्टारवेशन को आप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ कर रहे हैं, देन इट इज़ अ वॉर क्राइम। बिकॉज वहाँ पे जो सिचुएशन है हंगर की, स्टारवेशन की, फेमाइन की, वो सब इसी वजह से है बिकॉज इज़राइल ह्यूमैनिटेरियन एड की एंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन होने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे खड़ा हो चुका है। अरे भाई, हंगर है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन है, फेमाइन हो चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि अगर आप इसे एज अ हथियार यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर, देन इट इज़ अ वॉर क्राइम। तो ये बात यहाँ पे हमें जानना ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट एनी एड इस फेमाइन से गाज़ा के अंदर जो 300,000 लोग हैं वो बहुत बैडली इम्पैक्ट हो रहे हैं। So that is all for this video. Thank you so much for watching this video till the end. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please do like and comment below. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.